नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, रीट लेवल 1 की मैथमेटिक्स का पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। और इस वीडियो के अंदर हमने जो चीजें पढ़ी थी वो एक बार आपको रिवाइज जो है वो करवाना चाहता हूं। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा, जरूर देखिएगा। वहां हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में बात की थी, जहां पर 1 करोड़ तक की संख्याओं वाला जो टॉपिक हमारे पास है, वहां तक संख्याओं के बारे में बात की थी। उसके दो प्रकार होते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक और सम्मिश्र संख्याएं। उसके अलावा वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं, जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावृत्ति होती है, और परिमेय संख्याएं जो है उसके दो पार्ट होते हैं, दशमलव और पूर्णांक। दशमलव फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो शांत और अशांत की श्रेणी में आते हैं। शांत वो शांत जो शांत हो जाते हैं, और अशांत जो है वो शांत नहीं होते। और ये जो है वो आवृत्ति होती रहती है, इसलिए इन्हें अशांत आवृत्ति संख्याएं भी कहा जाता है। और पूर्णांक जो है वो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू हो रही थी। जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से शुरू हो रही थी। और पूर्णांक संख्याओं में इन दोनों संख्याओं को शामिल किया गया था। इस तरह की बेसिक जानकारी हमने पहले वीडियो में देख ली थी। अब दोस्तों, इसका अगला पार्ट जो है वो प्यारा सा पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को मैं एक बार डिस्कस करने वाला हूं, जिससे रिलेटेड सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि, जैसे मैं आपको कहूं कि 49 प्राकृत 49th प्राकृत संख्या तथा 49th पूर्ण संख्या कौन सी है। या फिर मान लो इनका योग पूछ ले, है ना। इनका योग भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आप क्या उत्तर देंगे। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है। प्राकृत संख्या दोस्तों 1 से शुरू होती है। तो इसलिए 49th जो प्राकृत संख्या है, 49th नेचुरल नंबर है, वो दोस्तों 49 ही होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जो पूर्ण संख्या है वो शुरू होती है 0 से। इसलिए 49 पूर्ण संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। कभी कभी सीधा एग्जाम में इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब योग पूछ ले तो योग कर लेना, अगर इनका अंतर पूछे तो अंतर माइनस करके एक आंसर कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है पहले, तो इसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं। ये आप ध्यान से देखिएगा कि आपको ये निकालना है कि प्रारंभिक 90 प्राकृत संख्याओं का योग, इसे माइनस करना है प्रारंभिक 90 पूर्ण संख्याओं का योग। योग है, ध्यान रखिएगा भैया ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि योग दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मान लो एग्जाम में पूछ ले, तो इसको आप सोल्व कैसे करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा एक बार मेरे साथ में देखिएगा। यहां पर आप इसको सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। प्रारंभिक 90 प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या है दोस्तों। यहां पर 1 से शुरू होगा। ठीक है, 1 से शुरू होके जो प्राकृत संख्या है वो कहां तक चलेगी, 90 है तो 90 तक चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे माइनस करना है प्रारंभिक 90 पूर्ण संख्याओं का योग। अब पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो जाएगी, 0 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप 0 प्लस 1 प्लस 2, और 90वीं पूर्ण संख्या क्या होगी, वो हो जाएगी दोस्तों आपके 89 दोस्तों। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जब हम इस माइनस को हटाएंगे तो अंदर वाले सारे के सारे जो प्लस है वो सब के सब क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे। और जब माइनस बन जाएंगे तो ये कटना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां से सारे के सारे सारे के सारे सारे के सारे कट जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 89 भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर भी 89 है। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये सब के सब कट जाएंगे दोस्तों, और लास्ट में आंसर क्या बच जाएगा, 90 आंसर बच जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। इसके अलावा यहां से मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज भी बताने वाला हूं, जो आपको सीधे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करने में इजी रहेंगे दोस्तों। तो ये फॉर्मूलाज भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो इन फॉर्मूला के माध्यम से सीधे एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखता है कि एन प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, एन प्राकृत संख्याओं का योग
अगर n प्राकृत संख्याओं का योग पूछ ले तो किस प्रकार से निकालोगे? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n+1/2। ठीक है, अगर आपको कह दे कि 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, देखिए तो क्या करोगे? n की जगह 50 रख दोगे। इस तरीके से आप क्या करोगे? इसका आंसर निकालो। ठीक है भाई, ध्यान रखना। आपको 100 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लेवे, आपको 1000 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लेवे, आपको कुछ भी पूछ ले, इस एक फॉर्मूले से आपका जो है वो आंसर निकल जाएगा। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ में लगे हाथ एक सूत्र और बता देता हूं कि n जो प्राकृत संख्या है के वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इनके वर्गों का योग किस प्रकार से निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। n+1 तो अपन कर ही रहे थे, इसके अलावा एक चीज और ऐड करनी है, 2n+1, और इससे डिवाइड करना है दोस्तों 6 से। ठीक है, तो आप देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने मैं एक बार डाल देता हूं, क्या पता आपको इस चीज से समझ में आ जाए। और ये क्वेश्चन अपना रहने वाला है, जैसे अपने हो गया 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस ऐसे ऐसे करके अपन को दे दिया 50 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है? इसका योग निकालना है। तो वैसे करने बैठोगे तो हो नहीं पाएगा। और रीट लेवल 1 के अंदर बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और इन 2 4 5 फॉर्मूलों को ध्यान रखना है आपके। मैं कंसेप्ट आपको संख्या पद्धति के सब करवाऊंगा, लेकिन जहां पर मैं जोर दे रहा हूं कि रीट लेवल 1 में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करना, 50 तक है। ठीक है, तो 50 यहां लिख दो बस, फॉर्मूला के अंदर 50 टाइप करें और आपका क्या आ गया? आपका आंसर आ जाएगा भाई, है ना? तो ये देखिए, आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो 50 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई, यहाँ 100 गया 101 हो गया। ठीक है, 101 का भाग देना किसमें? 6 में। तो इस तरीके से आप सोल्व करके क्या निकाल सकते हो? n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो, ये फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपको कभी कभी पूछ लेते हैं और सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, और चलो एक चीज इस लगे हाथ एक और फॉर्मूला बता देता हूँ भाई, जब स्क्वायर ही बता दिया तो क्यूब को क्यों छोड़े? ठीक है, क्या पता क्यूब का पूछ लेगा ना एग्जामिनर। तो n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, क्यूब को क्या बोलते हैं? घनों का योग, घनों का योग। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, अगर ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आपको ये कह दे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस आपको मान लो दे दे 100 का क्यूब। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर? तो दोस्तों इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं है? याद है ना? कौन सा था? n+1/2 ये था। कुछ नहीं करना दोस्तों, घनों का योग याद करने के लिए इसी फॉर्मूला के क्या करो? स्क्वायर लगा दो भैया। क्या कर दोगे? इसी के स्क्वायर लगा दो, आंसर निकल जाएगा। जैसे ये सोल्व करना है तो कुछ नहीं है, 100+1/2 और इसको कर दो आप स्क्वायर। समझ गए? इसका मतलब 10,000 मल्टीप्लाई 101/2 और इसका कर दो क्या? स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो? इस प्रकार के क्वेश्चंस के इजीली आंसर जो है वो निकाल सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान होनी बहुत बहुत जरूरी है। नोटबुक जरूर साथ में रखिएगा, जिससे आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप जो है वो स्किप ना करें। ये आप चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हमारे जो है वो मेन मुद्दे पे चलते हैं, 1 करोड़ तक की वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों ये बेसिकली क्या होगी? आप सभी को पता है कि ये 1 करोड़ तक की जो वास्तविक संख्या है, ये होनी तो प्राकृत संख्या ही है। क्या होनी? प्राकृत संख्या ही होनी। तो प्राकृत संख्याओं से ही अपन एक नए कंसेप्ट को शुरू करते हैं। इन दोनों संख्याओं को फिर से मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना चाहता हूं, और आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, और एक एक चीज को ध्यान से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर प्राकृत संख्याओं को 2 पार्टों में बांट सकते हैं। इसमें से एक होती है सम संख्याएं और एक होती है विषम संख्या। आप सभी जानते हो ये कौन कौन सी संख्या होती है। ठीक है, तो मैं इन चीजों पे टाइम खराब नहीं करूंगा। आप सभी को पता है कि जो संख्याएं सम को बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है, और विषम को बोलते हैं ओड नंबर। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, और वो संख्या जो है वो क्या होती है? पूरी की पूरी सम संख्या में आती है। और वो दोस्तों संख्या पूर्णांक होनी चाहिए भाई, प्राकृतिक होनी चाहिए। और प्राकृत संख्याएं, दोनों पार्ट अपन प्राकृत संख्याओं के पढ़ रहे हैं, तो जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, ये चीजें आप लोगों को पता है। और विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये 1 से शुरू हो जाएगी, 1 3 5
7, इस प्रकार से जो संख्याएं हैं वो सब सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, ये आपके सम और विषम संख्याएं हैं। किसी बच्चे को पता नहीं है तो बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, पूरा ही टुच्चा क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो मेरा फर्ज था ये बताने का, वैसे आपको पता है, और पता नहीं भी हो तो आज पता चल गया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि सर अब क्या पढ़े। तो अब दोस्तों आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि प्राकृत संख्याओं को दो अन्य पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है। देखो संख्या यही है भाई, संख्या यही है, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्राकृत संख्याएं जो है इनको और दो पार्ट में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी भैया? एक तो संख्या होती है दोस्तों भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं को आप यौगिक संख्याओं के नाम से भी जानते हो, आप इनको संयुक्त संख्याओं के भी नाम से जानते हो। और इसके अलावा एक पार्ट होता है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। तो इनको भी ध्यान रखना, इनका एक नाम रूढ़ संख्याएं भी है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इनका नाम है प्राइम नंबर और इनका नाम है कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि सर भाज्य संख्याएं वाकई में होती क्या है। आपने बता तो दिया कि भाज्य संख्याएं है, रूढ़ संख्या है, लेकिन है क्या? तो भाज्य संख्या दोस्तों वो संख्या है जो अपने आप में दो या दो से अधिक गुणनखंड रखती है दोस्तों। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं चार, क्या चार के दो या दो से अधिक गुणनखंड है? तो बिल्कुल है सर। चार, दो, 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 एक, हो गए दो गुणनखंड। हो या कि नहीं, मैं बताओ। ठीक है, तो वो सारी की सारी संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होगी दोस्तों? भाज्य संख्याएं या फिर संयुक्त संख्याएं। 6, 8, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 14 हो सकती है। ठीक है, वहीं अपन दूसरी तरफ अगर बात करें कि सर अभाज्य संख्याएं और रूढ़ संख्याएं कौन सी है, जिसमें दोस्तों एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, वो सारी की सारी क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है, रूढ़ संख्याएं होती है, प्राइम नंबर होते हैं। यहां से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनता है सीधा। इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, 5-7 क्वेश्चन बताऊंगा, वो क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान आपका मैं अपनी आपकी स्क्रीन पर चाहूंगा कि पूरा कंसंट्रेशन होकर आप इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपके वो क्वेश्चन जो है वो सही हो सके। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेंगे। अच्छा चलो नीला कर लेते हैं ना, चलो नीला कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं ना। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि इसके सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? दो गुणनखंड होंगे दोस्तों। अब आप बात करोगे कि सर इसके तो आपने दो तो इसके बताए थे कि भाई दो या दो से अधिक तो इसके होने चाहिए, लेकिन दोस्तों इसके दोनों अलग अलग होने चाहिए भैया। दोनों अलग अलग कैसे होने चाहिए? जैसे मैं आपको कहा कि भैया तीन है। क्या है? तीन है। तो तीन के कितने गुणनखंड है? पहली बार तो एक ही है, देखो। ठीक है, अब मान लो एक हो गया, ये एक और हो गया। ठीक है, हो गया। इसका मतलब इसका एक तो एक हो गया, और एक एक क्या हो गया? इसका तीन हो गया। इसका मतलब कितने हो गए? दो हो गए गुणनखंड भाई। ठीक है, और दोनों अलग अलग है, और एक से इसमें भाग जाना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि अगर किसी संख्या के एक और खुद ये दो ही गुणनखंड है, या उस संख्या में खुद का और एक का ही भाग जाता है, तो वो सारी की सारी संख्या किसमें हो जाएगी? तो अभाज्य संख्याओं में हो जाएगी, या रूढ़ नंबर जो है वो रूढ़ संख्या, इनको सबको आप कहोगे। ठीक है भैया, तो ये आप चीज जरूर ध्यान ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जांपल बता देता हूँ कौन कौन सी संख्याएं होती है। जैसे आप मैं स्टार्ट करूँ दो से, दो एक बिल्कुल अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके दो गुणनखंड जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही गुणनखंड है इसका। ठीक है, दो, हालांकि एक भी है, इसीलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या, ये रूढ़ संख्या। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर दो गुणनखंड है, लेकिन दोनों अलग अलग है। दो के क्या हो जाएंगे? दो और एक, लेकिन दोनों अलग अलग है, इसलिए क्या होगा भाई? ये एक आपकी अभाज्य संख्या है। तीन हो जाएगा, पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 के बाद में 23 हो जाएगा, 29 में किसी का भाग नहीं जाता खुद के अलावा, 31 के अंदर किसी का नहीं जाता, 37 के अंदर किसी का नहीं जाता, 41 के अंदर किसी का नहीं जाता, 43 के अंदर किसी का नहीं जाता, 47 में किसी का नहीं जाता, और आपके 47 तो हो गया, और इसके अलावा हो जाएगा 53, 59,
61, 67, 71, 73, 79, 83, इसके बाद में 89 और 90 में जाता है 91, 92, 93, 95, 97। ठीक है, तो ये शोतक संख्या है, देख लो कितनी है, एक बार गिनना। ठीक है, गिनोगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा, एक क्वेश्चन यही याद हो जाएगा जो एग्जाम में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो 25 संख्याएं जो है 1 से 100 तक क्या है, प्राइम नंबर है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, तो भैया 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये आप जरूर जरूर ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक नहीं होती है, ठीक है ना। एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भैया, 2 होती है। तो देखो, नोट लगा के ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। नोट लगा के ध्यान रख लेना, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, इसमें आप नोट लगा लेना। देखो ये नोट डाल देता हूँ मैं आप लोगों को, है ना, ये नोट डाल देता हूँ कि इसमें लिख सकते हैं क्या, मुझे नहीं पता, मैं इसको पहली बार यूज कर रहा हूँ भाई। पता नहीं लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। हाँ चलो, क्या पता लिख सकते हैं, लिख देते हैं। हाँ, तो क्या है, नोट क्या डालना है, इसका कलर क्या क्या करूँ बताओ, ब्लैक कर लूँ, चलो ब्लैक कर लेते हैं। एक जो है सबसे छोटी रूढ़ संख्या नहीं है, 2 है भाई। क्या है, 2। तो 2 जो है वो सबसे छोटी क्या होगी, अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या जो है वो होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बताओ, कोई यहाँ पर तक समस्या है तो कमेंट वमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और कोई समस्या है तो आप मुझे जरूर बताइए कि क्या समस्या है। आगे कंसेप्ट जल्दी पढ़ेंगे, और जल्दी क्या अभी पढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा पानी पीने का रेस्ट चाहता हूँ मैं आपसे 10 सेकंड का, ठीक है। उसके बाद अपन अगला कंसेप्ट, तब तक आप इन चीजों को थोड़ा सा देख लो एक बार वापस से, है ना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, जिससे कि आपके लिए ऐसे लगातार वीडियो जो है वो आते रहे। चलिए शुरू करें। चलिए, यहां पर चलो, आपको मैं एक और बात बता देता हूं कि तो फिर सब एक जो है वो ये नहीं है तो क्या है फिर। तो भैया एक जो है ना, ये ना ही अभाज्य है, ना ही क्या है, भाज्य है। इसको किसी भी श्रेणी के अंदर नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको बहुत काम आएगी। अब एक बार एक जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और देखते हैं आप में से कितने लोग उस क्वेश्चन का आंसर सही सही देते हैं। सीधा पूछा हुआ भाई, पूछे हुए चीजें ही चर्चा करूंगा मैं, फालतू की चीजें मतलब ही नहीं है अपने को। चलो देखते हैं, देखें। चलो, ये क्वेश्चन प्यारा सा, देखिए देखिए। ये क्वेश्चन था कि 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी है। चलिए आपके ऑप्शन दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन 75, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 76, तीसरा ऑप्शन 25, चौथा ऑप्शन 74। चलो देखें क्या आंसर दोगे, बताओ, है ना। देखते हैं आप में से कितने बच्चे जो है वो सही उत्तर देते हैं। और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, वापस लेवल 1 में पूछ सकते हैं। और क्या बता, आपको आया कि नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको मैं सही उत्तर बताता हूँ, क्या हो जाएगा, 74 सही होगा भाई। क्योंकि बच्चे क्या, ये भाज्य संख्या कितनी है यूं सोचते हैं, 1 से 100 तक भाज्य कितनी है, 25 है। तो यानी एक काम करो, 100 में से माइनस करो, फटाफट पहला ही ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। तो भैया गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। यहां पर लफड़ा कर दोगे आप। क्या अभी मैंने बताया था कि एक क्या नहीं है, ना भाज्य है और ना क्या है, अभाज्य। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है। तो 100 में से आप क्या करोगे, 100 में से एक तो वो माइनस कर दो, ठीक है, और एक माइनस कर दो 25, जो प्राइम नंबर्स है, जो अभाज्य संख्या है उनको। कितनी बच गई भैया, 74 बच गई। दिस इज द राइट आंसर। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है। इस एग्जाम को भी कंडक्ट आपके आरपीएससी ने करवाया था, और हालांकि आपका एग्जाम आरएसएमएसएस भी करवाता है, फिर भी ये क्वेश्चन आपके कभी ना कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ, क्वेश्चन पूछ लूं एक आपको तो। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, हालांकि ठीक है चलो पूछ लेते हैं, अब इतना आप कहते हैं। इसमें से आपको बतानी है कि भाज्य संख्या कौन सी है। मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। भाज्य संख्या कौन सी है ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कमेंट में करो, कमेंट में लिखो भाई क्या है। तो क्योंकि कमेंट में लिखने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तारीफ तो क्या पता तुम लोग करो कि नहीं करो। चलो देखें, ये बताओ देखें, इनमें से भाज्य संख्या कौन सी। चौथा ऑप्शन दे देते हैं आपके। 600। चलो देखें, इसमें से कौन सी है देखें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं एक से, आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्या बता, आप देख लो। बताओ देखें क्या करें क्या नहीं करें, हैं। बताओ देखें क्या आंसर दोगे, आपको ज्यादा नहीं 10 सेकंड्स का टाइम दूंगा बस। कमेंट में बताओ, आता हूँ। चलो हो गया। चलो आगे चलते हैं भैया ना, आप कमेंट में दे देना उत्तर। चलो अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट आपका होने वाला है, चलिए हेडिंग डाल देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन होगा अभाज्य युग्म। क्या होगा अभाज्य युग्म, क्या होता है सर, किस चिड़िया का नाम, अभी बताते। इंग्लिश में क्या है रे, इंग्लिश में होता है ट्विन प्राइम। क्या होता है, ट्विन प्राइम है ना। अभाज्य युग्म किसको बोलते हैं, इतना सा ध्यान रखना है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें दो दो का अंतर हो। क्या हो दो दो का, वो सारे के सारे अभाज्य युग्म कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे आपके 3 और 5 है, अभाज्य युग्म है। जैसे 5 और 7 है, हरा कर लेते हैं ना। चल, इसके अलावा बताओ देखें, 11 और 13 है। ठीक है, 11 और 13 हो जाएगा। इसके अलावा 17 और 19 हो जाएगा। 29 और 31 हो जाएगा। 41 43। तो इस प्रकार के जितने भी आपके अभाज्य युग्म है, वो सब के सब आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, सीधा का सीधा 1 से 100 तक अभाज्य युग्म कितने होते हैं। तो चलो पूरा बता ही देता हूँ आपको, है ना, कौन कौन से होते हैं। इतने तो 50 तक तो पहुंच गए, आगे और कुछ और बाकी है, वो भी बता। तो इसके आगे 43 के बाद में क्या होगा आपके, 59 61 है ना, 71 और 73, ये होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये होते हैं ट्विन प्राइम। क्या होते हैं, ट्विन प्राइम। कितने हो गए देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 से 100 तक कितने होते हैं भाई अभाज्य युग्म, 8 अभाज्य युग्म। कितने होते हैं, 8 अभाज्य युग्म। ये ध्यान रख लोगे क्या, ये ध्यान रख लोगे तो फिर मैं आगे चलूं। ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भी एक बहुत रीट लेवल 1 L1 के हिसाब से खूब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जरूर है। हेडिंग डाल डाल देता हूँ, क्या आप में से कोई बच्चा अगर नोट्स बना रहा है तो बना लेगा। बाकी देखो दोस्तों, हमारी जो बुक है वो मार्केट के अंदर आ चुकी है, उस बुक को जरूर परचेज करें। और उस बुक को अगर परचेज करना है आपको, तो सिंपली मेरे नंबर पर आप मिस कॉल मार सकते हैं। मिस कॉल तो क्या मारे, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे क्या बुक ऑर्डर करनी है। तो आप देख लीजिएगा भाई ना, उस बुक में लेवल 1 का पूरा कंटेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब का सब उसमें छाप के दिया है मैंने। ठीक है, ज्यादा रेट भी नहीं है उसकी, नॉर्मल रेट की बुक है। आप मार्केट से भी ले सकते हैं, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है।
मार्केट में अगर आपको कोई किसी दुकान पर अवेलेबल नहीं हो तो मैं आपको यूट्यूब से, आप देख ही रहे हैं, इन नंबरों पर मैसेज कर देना, पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया सह अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है? सह अभाज्य, को प्राइम नंबर बोल। ठीक है, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या क्या होती है भैया? दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह है जिसमें एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे, चलो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे 8 तथा 15। अब देखो, सह अभाज्य है, ये आपस में अभाज्य है, वैसे अभाज्य नहीं होगी। ठीक है ना भाई? वैसे अभाज्य है कि नहीं है कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सह अभाज्य, ये जब साथ साथ में बैठे हैं ना, तो अभाज्य संख्या है। अब देख लो, इसका मतलब इसमें इसी का भाग जा सकता है, इसमें इसका भाग जा सकता है, तो ये देखना है। जाता है, इसका मतलब कि ये संख्याएं सहअभाज्य नहीं है। नहीं जाता है, इसका मतलब ये क्या है? सहअभाज्य संख्या। अब देखो, और एक चीज राम बाण है आप लोगों के लिए, कि इनका जो एलसीएम होता है ना, वो हमेशा एक होता है। क्या होता है? इनका एलसीएम हमेशा एक होता है। देख लो, 8 और 15 का एलसीएम। ठीक है, और वैसे समझ में नहीं आता है, तो आप वैसे ध्यान ध्यान रखो कि इनका जो गुणनखंड करोगे आप, तब क्या होगा? 8 2 4 2 2 2 1। इसका करोगे तो 3 5 5 1। कॉमन फैक्टर आया क्या? जब नहीं आया तब एलसीएम अपने आप ही एक हो गया। जब कॉमन फैक्टर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये अभाज्य संख्याएं ही है जब आपस में है। ठीक है ना? अगर पास पास में बैठी है तो सह अभाज्य ही है। जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हो 27 91 हो गया, है ना? तो इनका आप क्या करोगे? इनका एलसीएम निकाल लो, एक आ जाएगा। ठीक है ना? इसके अंदर इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है ना? तो ये ध्यान ध्यान रखना। और इन चीजों के बारे में भी वो खूब बार एग्जाम पूछ सकते हैं। जैसे एक 65 91 हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई सर, जिनका एलसीएम जो है वो एक आए, वो आपस में अभाज्य संख्या होती है, भले ही वैसे अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है। तो इस बारे में भी आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये चीजें जो है वो आपके लिए बहुत किफायतेमंद रही होगी, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी एक टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में खूब सारी जानकारियां बाकी है। डेली मेरे साथ में जरूर जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको धीरे धीरे मैं एग्जाम से महीने भर पहले आपको सारी की सारी चीजें करवा दूंगा, और मैराथन वीडियो लगा दूंगा। ठीक है ना? आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। क्योंकि लेवल 1 की प्रॉपर क्लासेस आपको मैं यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और अगर भगवान की दया से अच्छे और अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला, तो मैं जो है वो आपके लिए एग्जाम टाइम पे 2 दिन मैराथन क्लासेस भी लगाऊंगा, ताकि आपका और ज्यादा भला हो सके। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, और आज का वीडियो यहीं पर खत्म होने वाला है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे भाजकता के नियम। ठीक है? तो भाजकता के नियम से भी खूब बार क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक जानकारियां हैं, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है? इसके बारे में बात करेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। बुक मंगवाने के लिए आप जो है वो इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ये मेरे ही नंबर है। और कोई सी प्रकार का डाउट है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो भाई दोस्तों, है ना? चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।